हेलो बेटा, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय अनुज बंसल। बेटा, पहले लेक्चर में हमने देखा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमने उसके बेसिक्स के बारे में जाना था। कॉलोनियल रूल क्या होता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, और हमने जाना था 5 पॉइंट्स को जो कि थे हमारे किससे रिलेटेड, कि कैसी थी इंडियन इकोनॉमी बिफोर द कॉलोनियल रूल। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटे, हमने पहले वो 5 पॉइंट जाने थे बिफोर इंडिपेंडेंस के, बिफोर कॉलोनियल रूल के, सॉरी। और अब हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस की, कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तब हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या स्टेट थी। तो बेटा, पहली बात है लैंड टेन्योर सिस्टम, जिसे बहुत कॉमन लैंग्वेज में जमींदारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या है ये जमींदारी सिस्टम? देखिए बेटा, जमींदारी सिस्टम में सबसे पहली चीज है लैंड ओनरशिप टू जमींदार। क्या करा ब्रिटिशर्स ने सारी लैंड को इकट्ठा किया और अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग लोगों के बीच में, और वो लोग थे जमींदार, जिन्हें अपॉइंट करा था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने। यहां पर जमींदार जो था वो जिम्मेदार था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। लगान का मतलब होता है बेटे टैक्स। आपने मूवी भी देखी होगी, कौन सी? लगान मूवी। लगान मूवी थी बेटा आमिर खान की, जिसमें लगान के ऊपर बात हुई थी, टैक्स के ऊपर बात हुई थी। और इस लगान के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, और थी भी, कि दिस वाज इम्पोज्ड रिगार्डलेस टू द इनकम ऑफ फार्मर। गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को मतलब नहीं था कि फार्मर की इनकम हुई या नहीं हुई, उन्हें अपना लगान चाहिए। लगान मूवी में भी यही दिखाया था, 3 साल से बारिश नहीं हुई, एग्रीकल्चर नहीं हुआ, किसान ने कुछ नहीं कमाया, बट दे वांट देयर टैक्स। इस लगान को जमा करने की एक तारीख तय कर दी जाती थी सरकार की तरफ से, कि इस पर्टिकुलर डेट तक आपको लगान जमा करना है, जो कि आज भी है। आज भी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको टैक्स जमा करना है, उसकी एक पर्टिकुलर डेट दे देती है कि इस दिन तक आपको अपना टैक्स जमा कराना है। तो उसी तरीके से तब भी लगान के लिए एक पर्टिकुलर डेट हुआ करती थी, ठीक। और जमींदार जो था वो कंप्लीटली इस चीज को फॉलो करने के लिए बाध्य था कि इस डेट तक अगर टैक्स जमा नहीं करा लगान, किस डेट तक? जिस दिन तक सरकार ने उसको तय किया है। तो उस डेट पे अगर जमा नहीं हुआ तो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट बेटा उस जमींदार से उसके अधिकार, उसके राइट्स छीन लिया करती थी, उससे वो जमीन छीन लिया करती थी। कहती थी अब इस जमीन पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो किसी और जमींदार को दे दी जाती थी, ठीक। और सबसे बड़ी बात, जमींदार भी कमाता था, फार्मर्स से लेता था टैक्स, उसका कट होता था बीच में, और सरकार भी कमाती थी। दोनों कमा रहे हैं। कहां से कमा रहे हैं? एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं। बट दे बोथ डिड नथिंग, कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा कि भैया हमें कमाई तो चाहिए, लेकिन हम उसके लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे। सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, सॉइल को अब फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, सॉइल को इरिगेशन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बारिश नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम ना तो किसी और मीन्स से इरिगेशन देंगे आपको, ना ही फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, ना ही हम, मतलब खर्चा नहीं करना चाहते थे वो लोग, हम किसी और तरीके की कोई भी खर्चा नहीं करेंगे कि कुछ कंडीशंस इंप्रूव हो जाएं। तो जमींदारी सिस्टम में क्या था बेटा? जमीन के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, उस व्यक्ति को जमींदार कहा गया, उसको उसके सारे राइट्स दिए गए उस जमीन के ऊपर। उससे कहा गया कि तुम्हें इस पे टैक्स यानी कि लगान कलेक्ट करना है। हमें नहीं मतलब फार्मर की इनकम होती है या नहीं होती, हमें टैक्स चाहिए। इसको एक तय तारीख पे जमींदार को जमा कराना था ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास। और जमींदार अगर नहीं करा पाता है इसको जमा उस तय तारीख पे, तो उस जमींदार से भी उसके राइट्स छीन लिए जाते थे। और जमींदार और सरकार ने
उन ज़मीनों के लिए कुछ भी बेहतर करने के लिए कोशिश भी नहीं करी, बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया। दिस वॉज ऑल अबाउट जमींदारी सिस्टम। दूसरी बात जो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानी वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? बेटे हमने पिछली वीडियो में लेक्चर 1 में पढ़ा था कि सर ये कॉलोनियल रूल आने से पहले क्या था कि वी वर डूइंग एग्रीकल्चर फॉर सेल्फ कंजप्शन, या फिर अगर हमें किसी और फार्मर से या किसी आर्टिशियन से कोई चीज लेनी है तो हम बदले में अपना क्रॉप दे दिया करते थे और उनसे बदले में उनका प्रोडक्ट या उनकी क्रॉप ले लिया करते थे। लेकिन अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं सर, आपको कमर्शलाइजेशन करना होगा, मतलब आपको सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रोथ नहीं करनी है, अब मार्केट में बेचने के लिए आपको क्रॉप ग्रो करनी है। तो यहां पर क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप हुआ। जिस क्रॉप को बेचकर बाजार में तुरंत पैसा मिल जाए वो कैश क्रॉप कहलाती है। ठीक है, अब क्यों करूं मैं? फार्मर ने कहा मैं क्यों करूं कैश क्रॉप को ग्रो? तो उन्होंने कहा हम आपको मार्केट से ज्यादा पैसा देंगे। लालच दे दिया ना। अब यहां पर क्या हुआ? इसकी वजह से देखो बेटा, बहुत सारे फार्मर्स ने अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए क्रॉप को परचेज किया मार्केट से। उन्होंने क्या करा? अभी वो कैश क्रॉप ग्रो करने लगे। जब वो कैश क्रॉप ग्रो करने लगे तो सेल्फ कंजप्शन के लिए वीट, राइस, मेज, इसकी ग्रोथ बंद कर दी। इसको नहीं उगा रहे थे, इसकी फार्मिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चाहिए, खाना खाना है तो वीट भी चाहिए, राइस भी चाहिए, पल्सेस भी चाहिए, तो इनको जाकर बाजार से खरीद के लाते थे। ठीक, कैश क्रॉप क्या क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पे बेटा इंडिगो, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में 8th 9th क्लास में, 10th क्लास में। इंडिगो, नील बेटा, जिसकी खेती एक बार जहां पर हो गई उसके बाद उस लैंड पर कोई और चीज नहीं उगाई जा सकती, सारी मॉइस्चर और फर्टिलिटी एब्जॉर्ब कर लेता है इंडिगो। कॉटन, जूट, सर क्यों ग्रो करवा रहे थे ब्रिटिशर्स? ऐसी क्रॉप्स क्यों ग्रो करवाते थे ब्रिटिशर्स? बेटा क्योंकि ये सब क्रॉप्स ना ब्रिटिशर्स इसलिए ग्रो करवाते थे क्योंकि ये सारी क्रॉप्स ब्रिटेन में उनकी इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल यूज होती थी। इंडिगो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर करने के आता था काम। कॉटन अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आती थी। जूट अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आती थी। ठीक, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई, जब लोगों ने कैश क्रॉप ग्रो करना शुरू करा तो इसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन कम हो गया और इसकी वजह से बहुत सारी फेमाइन्स आई, भुखमरी आने लगी। बेटा क्या था कि एक फार्मर तो कैश क्रॉप ग्रो कर ही रहा था और साथ साथ दूसरा भी ग्रो करने लगा। ज़्यादातर फार्मर्स कैश क्रॉप ग्रो करने लगे इस तरीके के आइटम, लेकिन जो आइटम उन्हें खाने के लिए चाहिए थे, वीट, राइस, पल्सेस, इस तरीके की आइटम बहुत कम लोग ग्रो कर रहे थे, जिसकी वजह से अनाज कम पड़ने लगा और फेमाइन्स, भुखमरी टाइप की बीमारियां हमारे देश में आने लगी। तो दिस वाज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें कैश क्रॉप ग्रो करते थे। क्यों करते थे? ताकि हाई प्राइजेस सरकार क्योंकि देती थी। इसकी वजह से क्या हुआ? सेल्फ कंजप्शन के लिए भी लोगों को, फार्मर्स को परचेजेस करनी पड़ी टाउन से जाकर अपने लिए क्रॉप्स की, और इसकी वजह से ये आपका फूड क्रॉप इतना कम हो गया था जिसकी वजह से फेमाइन्स आने लगे। अगला टॉपिक, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बेटा प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। हमने कल पढ़ा था कि अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया was involved in agriculture for employment and living, लेकिन their contribution was too small, बहुत छोटा था बेटे। ठीक, देखिए लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि टेक्नोलॉजी, इरिगेशन अवेलेबल नहीं था हमारे पास। इरिगेशन के लिए हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर बेटा? वी वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर इरिगेशन। टेक्नोलॉजी के नाम पे बुल थे बेटा, हल चलाने के लिए बैल लगाया करते थे। ट्रैक्टर, थ्रेशर्स हमारे पास नहीं थे। ठीक, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, महंगी आइटम हुआ करती थी, कम यूज होती थी, लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी इसके बारे में। नो मीन्स एंड इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट,
फार्मर्स जो थे हमारे, उनके पास पैसा नहीं था, दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टीज टू इन्वेस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और बेटा किसी भी फील्ड की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है। और जो जमींदार अपॉइंट किए गए थे ना बेटा, उनका उन विलेजेस से कोई वास्ता नहीं था। देवर अपॉइंटेड पर्सन, सरकार ने अपने फेवर के लोगों को लाके अपॉइंट किया था। देन लेस एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर टेक्निक और मास एजुकेशन। सरकार ने एग्रीकल्चर के ऊपर, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा तो किया ही नहीं था। हमने भी देखा यहां पर, ना जमींदार ने किया था ना सरकार ने किया। अब खर्चा कर नहीं रहे, उससे आउटपुट लेते जा रहे हैं, खर्चा कर नहीं रहे आउटपुट ले रहे हैं, खर्चा कर नहीं रहे आउटपुट ले रहे हैं। अल्टीमेटली बैंग खत्म, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म, सॉइल के अंदर मॉइस्चर खत्म, अब सॉइल बेकार, लैंड बेकार, अब ग्रोथ नहीं हो सकती। अब उसको वैकेंट छोड़ो 2 साल 3 साल के लिए, ताकि उसकी मॉइस्चर वापस आए, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। अब 2-3 साल के लिए छोड़ देगा फार्मर, तो बेटे एक बात बताओ, क्या खाएगा, कहां जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। ये सारी समस्याओं के चलते, पैसा था नहीं, समस्याएं ज्यादा थी, पैसा था नहीं और समस्याएं ज्यादा थी, तो क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस करना इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से अगेन प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट आया। प्रोडक्टिविटी स्लैक डाउन होती गई होती गई होती गई। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में जल्दी से देखेंगे क्या था। टेक्निक नहीं थी हमारे पास, पुरानी टेक्निक पे काम कर रहे थे। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए हमारे पास सिर्फ मीन्स ऑफ रेन था। फर्टिलाइजर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, महंगे बहुत थे तो उनका यूज़ कम होता था। पैसा नहीं था कि इन्वेस्टमेंट कर सकें। ज़मींदार को विलेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बस वो टैक्स कलेक्ट करने आते थे। सरकार ने और ज़मींदार ने कोई खर्चा किया नहीं, सिर्फ आउटपुट लिया, तो सॉइल फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर ख़त्म हो गया। और ये सब समस्याओं के चलते, पैसे की कमी होते हुए हम नई फार्मिंग टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर पाए। सो दिस वॉज द होल थिंग अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।